देखिए, ये ईडी का मैं पेपर लेकर आया हूं जिसमें लिखा है एनालिसिस ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसमें वो कहते हैं कि पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में अलग अलग जरिए से आए हैं। इन दीज बैंक अकाउंट्स कैश डिपॉजिट्स ऑफ 41.5 करोड़ वर मेड, जिसमें से 41.5 करोड़ तो कैश डिपॉजिट्स हैं और 27 बैंक अकाउंट्स ईडी बता रहा है जिसमें आए हैं, जिसमें 50% जो है विच रिप्रेजेंटेड ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स of 59 करोड़ हैज इंक्लूडेड कैश डिपॉजिट्स ऑफ ₹27 करोड़। अलग अलग उन्होंने नाम दिए हैं और बताया है कि इतना पैसा आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस पेपर में कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। आज हम नाम आपको नहीं बताएंगे, नाम जाने दीजिए, लेकिन इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो देश के बहुत बड़े वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और ये तीनों वकील वो हैं जो इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं जो अक्सर सरकार के खिलाफ होते हैं। इस तरह के मामलों में जैसे पीएफआई जैसी संस्थाओं को जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह के वकील सुप्रीम कोर्ट में, उन ऐसे 3 बड़े वकीलों के नाम इसमें लिखे हैं। इनमें से एक वकील को 77 लाख रुपए दिए गए, दूसरे वकील के अकाउंट में 4 लाख रुपए गए, तीसरे के अकाउंट में 11 लाख रुपए गए, और एक जो चार्जशीट में जो अक्यूज्ड हैं उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए गए। एक और है, एक और ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, उसमें 1 करोड़ 17 लाख गए, और पीएफआई कश्मीर के अकाउंट में 1 करोड़ 65 लाख रुपए गए हैं। और ये इसमें से बहुत सारा पैसा बाहर से आया है। बड़ी बात यह है कि पीएफआई ने जिस मशहूर वकील को लाखों रुपए उसके अकाउंट में भेजे, उसी वकील को, ये इन वकीलों के नाम हम क्यों बता रहे हैं, उसी वकील को जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से 4 करोड़ 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली। यानी जिन वकीलों का नाम यहां पर इस ईडी के दस्तावेज में आ रहा है, उन्हीं की, ये कहते हुए कि इन वकीलों को पीएफआई ने फंडिंग की है, उन्हीं वकीलों के अकाउंट में जॉर्ज सोरोस की एनजीओ से भी पैसे जा रहे हैं 4-4 करोड़। और हैरानी की बात यह है कि ये वकील अदालत में तीस्ता सेतलवाड़ का केस लड़ रही थी, जो गुजरात दंगों के मामले में याचिका लगाने वाले लोगों में से एक है। तो तीस्ता सेतलवाड़ की वकील के अकाउंट में जॉर्ज सोरोस की कंपनी पैसा भेज रही है। क्यों भेज रही है? तीस्ता सेतलवाड़ कौन है? बड़ी बात यह है कि तीस्ता सेतलवाड़ की एक संस्था है जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, और यह संस्था असम में सबसे ज्यादा मजबूत है। और शर्जील इमाम ने भी असम को लेकर ही यह बयान दिया, और अगर 5 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तब उन्होंने कहा था कि तो असम को भारत से काट देंगे। यानी अगर आप इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको भारत के खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि भारत में कुछ एनजीओज हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ पीएफआई जैसे संगठन हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, उन्हें उनके लिए अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाने वाले कुछ वकील हैं, और हमारे देश के कुछ नेता हैं। इन सब के आसपास आपको आज जॉर्ज सोरोस के फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स आपको नजर आएंगे। और उन्हीं वकील जो हैं, जो पीएफआई के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो तीस्ता सेतलवाड़ के लिए राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उन्हीं के अकाउंट में जॉर्ज सोरोस के यहां से पैसा आ रहा है। जॉर्ज सोरोस के भारत विरोधी कहानी की जो है वो कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारे मीडिया हाउस और न्यूज की वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने के आरोप हैं। तो सोचिए, मामला यहां नहीं रुक रहा। हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारी न्यूज की वेबसाइट्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं जो इसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं। अब पैसा क्या करने के लिए ले रहे होंगे आप समझ सकते हैं। वर्ष 2008 में जॉर्ज सोरोस की कंपनी और मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी ओमिडियार नेटवर्क के बीच एक डील हुई, जिसके तहत यह तय हुआ कि ये कंपनियां मिलकर भारत में निवेश करेंगी और बड़ी आबादी के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करेंगी। लेकिन बाद में यह आरोप लगे कि यह डील असल में भारत विरोधी ताकतों की मदद करने के लिए थी। आज ओमिडियार नेटवर्क जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है, और इस नेटवर्क ने भारत में 8,000 करोड़ रुपए अलग अलग एनजीओज में, न्यूज की वेबसाइट्स में और दूसरी संस्थाओं में निवेश किए हुए हैं। 8,000 करोड़। उदाहरण के लिए फ्रांस का एक एनजीओ है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। इस एनजीओ में जॉर्ज सोरोस के
इसी सहयोगी नेटवर्क ने पैसा लगाया है और फॉरबिडन स्टोरीज ने ही एक नेटवर्क लॉन्च किया जो हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, आपने देखा होगा हमारे देश के विपक्षी नेता अक्सर आपको बताते हैं कि भारत जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत नीचे है और भारत में प्रेस को आजादी नहीं है। ये बार बार आपको बताया जाता है और वो कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई है जिसमें भारत और नीचे चला गया है। तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इस इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में 150वें नंबर पर रखा गया है, जिससे आज आप पूरा खेल समझ सकते हैं। अब आप समझ जाएंगे कि प्रेस इंडेक्स फ्रीडम में भारत का स्थान हमेशा नीचे क्यों होता है। प्रेस इंडेक्स फ्रीडम जैसी संस्थाएं जो हैं वो भारत की हमेशा आलोचना क्यों करती हैं और क्यों इस तरह की संगठनों में जब ये सर्वे करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तो कहते हैं कि भारत में प्रेस को आज़ादी नहीं है, मीडिया को आज़ादी नहीं है, भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है। यही वो संगठन हैं जो ये रिपोर्ट्स देते हैं और इन संगठनों के पीछे जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। एक और उदाहरण आपको बताते हैं। स्वीडन में वीडेम नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो डेमोक्रेसी रेटिंग जारी करता है, लोकतंत्र को लेकर रेटिंग जारी करता है और मार्च 2022 में इसने कहा कि भारत दुनिया के उन 10 देशों में आता है जहां की शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा तानाशाही है। यानी भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में तानाशाही है और ये वीडेम की डेमोक्रेसी रेटिंग कहती है। वीडेम का जो रिश्ता है वो भी वही है जहां हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इन जैसी संस्थाओं में जब भारत को लेकर कोई रिपोर्ट जारी होती है तो भारत का तो कोई चांस है ही नहीं कि भारत की कोई तारीफ हो जाए। और आप तक विपक्षी पार्टियां फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बार बार बयान देती हैं कि भारत में तो देखिए लोकतंत्र मर रहा है, फलानी संस्था की रिपोर्ट आ गई उसमें भारत का बुरा हाल है, फलानी संस्था की रिपोर्ट आ गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में तानाशाही है, भारत में प्रेस की फ्रीडम नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। और उस समय कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए भारत की मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए थे।